अध्याय 36 नए बिजनेस मॉडल। जिया हाउ ने ओल्ड यांग को सवालिया निगाहों से देखा। ओल्ड यांग ने जिया हाउ की बात की पुष्टि करने के लिए फिर से सिर हिलाया। हाँ, यही तुमने सुना, यंग मास्टर जिया। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 लाख सोना कुछ भी नहीं है। जिया हाउ ने पीछे मुड़ते हुए खोखली हंसी दी। कुछ और चीजें उठाते हुए वह मुड़ा। चलो वापस चलते हैं। ओल्ड यांग ने ये सुनते ही अपना सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, यंग मास्टर। जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि कई इक्सू उनके आंगन से लगे बगीचे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। तुम वापस आ गए हो? कई इक्सू ने पलटकर जिया हाउ की तरफ देखा। तुम पिताजी को किस तरह की शराब देते हो, वह इसकी तारीफ करना बंद नहीं कर सकते। हे, कुछ नहीं, ये सिर्फ प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है। जिया हाउ उसके बगल में बैठते ही मुस्कुराया। पत्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिया हाउ ने कई यक्सू की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझे यान साम्राज्य, यूनलान महाद्वीप और इन अजीब राक्षसों के बारे में बता सकते हो? जिया हाउ का सवाल सुनकर कई यक्सू हैरान हो गई। तुम्हें नहीं पता? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे पूछती? जिया हाउ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ठीक है, जैसा कि तुम जानते हो, इस दुनिया को यूनलान महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में हम क्यूशु मुख्य भूमि पर हैं। 1000 साल पहले क्यूशु महाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर झोउ राजवंश का शासन था। हालांकि वे एकमात्र शक्ति नहीं थे। भूमि पर 100 परिवार, विदेशी जनजातियां, याओ जातियां, छिपे हुए संप्रदाय भी थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी शक्ति थी। 500 साल पहले दुनिया में एक अजीब धुंध छा गई। विभिन्न क्षेत्रों के बीच की सीमाएं कट गईं, जिससे क्यूशु मुख्य भूमि में अराजकता फैल गई। याओ या राक्षस जानवर जाति क्यूशु मुख्य भूमि के मूल निवासी थे। हालांकि अंधेरे धुंध से राक्षस जाति के समान अजीब राक्षस उठे। उनमें से कुछ जीवित प्राणियों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे क्योंकि उन्हें केवल अपनी जाति की परवाह थी। हमने उन्हें डार्क मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, आपके सामने आने वाले भूतों को डार्क मॉन्स्टर माना जाता है। अंधेरे धुंध के आक्रमण ने पूरे देश में आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाया। हालांकि झोउ राजवंश के कमजोर होने के कारण गृह युद्ध शुरू हो गया। झोउ राजवंश के 7वें राजकुमार ने विद्रोह कर दिया क्योंकि उसने कई जनरलों को साथ लिया और दक्षिण की ओर मार्च किया। विद्रोह को दबाने के नाम पर उसने दक्षिणी दिशा में भूमि पर विजय प्राप्त की। लेकिन झोउ राजवंश में लौटने के बजाय उसने यान साम्राज्य बनाया और राजा बन गया। झोउ राजवंश ने कुछ नहीं किया। जिया हाउ ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, वे क्या कर सकते हैं? कई यक्सू ने कंधे उचका दिए। उनके सामने बहुत सी चीजें सामने आ गईं, इसलिए वे केवल अपनी ताकत को केंद्रित कर सकते हैं और बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हालांकि कई विदेशी जातियां सामने आईं, जिससे स्थिति और भी अराजक हो गई। कल्पित बौने और कई अन्य रहस्यमय जनजातियां भी सामने आईं। लेकिन यह वह युग भी था जहां मार्शल तकनीक और आध्यात्मिक कलाएं फली फूली। झोउ राजवंश द्वारा दबाई जा रही शक्तियां उभरने लगी और शाही आधिपत्य के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगी। हमारे परिवार के पूर्वज ने अपने सभी अभियानों में प्रथम सम्राट का अनुसरण किया। मेरे पिता कई परिवार की 6ठी पीढ़ी के कुलपति और 6 महान सेनापतियों में से एक हैं। लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे शाही परिवार मजबूत होता गया, उन्होंने सभी परिवारों की सैन्य शक्ति को कम करना शुरू कर दिया। कई यक्सू ने हल्के से नाक सिकुड़ी। अन्यथा, क्या आपको लगता है कि हमारा कई परिवार इस स्थिति में गिर गया? जिया हाउ को आश्चर्य हुआ जब उसने यूनलान महाद्वीप के इतिहास के बारे में सुना। ये 2 प्रकार की कल्पनाओं के बीच टकराव की तरह है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इन अंधेरे राक्षसों में समानताएं हैं, लेकिन राक्षस जानवरों की तुलना में अलग मूल है। राक्षस जानवर, जिन्हें याओ जाति भी कहा जाता है, उनके नाम में राक्षस इसलिए है क्योंकि उन्होंने सेनेटन प्राप्त किया था। वर्षों के अभ्यास और समझ के बाद साधारण जानवर और पौधे भी आध्यात्मिकता प्राप्त करते हैं, जिससे वे राक्षस बन जाते हैं। सबसे पहले वे केवल बुद्धि से अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं। उसके बाद वे मार्शल कलाकारों के समान संचार और तकनीक सीखते हैं। एक निश्चित अवस्था में पहुंचने के बाद वे मनुष्यों में भी बदल सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे यहाँ बिल्ली लड़कियां और सांप लड़कियां मिल सकती हैं। जिया हाउ ने अपना दिमाग साफ करते हुए हल्की खांसी की। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कई यक्सू ने आश्वासन के साथ कहा। वर्षों के अभियानों के साथ महान यान साम्राज्य ने अपने क्षेत्र के बाहर सभी विदेशी ताकतों को खदेड़ दिया।
कुछ खतरे वाले क्षेत्रों के अलावा आपको अंधेरे राक्षसों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यह अच्छा है। जिया हाउ ने राहत की सांस ली। पत्नी, क्या हमारे व्यवसाय के तहत कोई खाद्य दुकानें हैं? तय यिक्सु हैरान रह गया। हमारे पास 2 हैं, लेकिन वे एक रेस्तरां जितने बड़े नहीं हैं। एक रोटी की दुकान है और दूसरा चाय और नाश्ते का घर है। तय यिक्सु ने कहा, और हमें प्रति वर्ष कितना रिटर्न मिलता है? जिया हाउ ने फिर पूछा। लगभग 30,000 टेल सोना। तय यिक्सु ने एक पल सोचा और जवाब दिया, नहीं, दोनों का संयोजन। जिया हाउ ये सुनकर अवाक रह गया। जब उसने हॉन्गिक्सन टॉवर देखा तो उसने कई व्यंजन देखे जिनकी कीमत 1,000 टेल से अधिक थी। सोना, भले ही दुकानें 2 छोटी दुकानें हों, जिया हाउ ने सोचा कि दोनों दुकानें 100,000 टेल से ज्यादा सोना कमाएंगी। एक किसान के लिए 10 टेल सोना 1 साल तक जीने के लिए काफी है। आम सैनिकों को प्रति वर्ष 30 टेल मिलते हैं। हालांकि अगर आप प्रति वर्ष 100,000 टेल से ज्यादा नहीं कमाते हैं तो आप अपने परिवार या समूह को अमीर कुलीन कैसे कह सकते हैं? तय परिवार का तो जिक्र ही न करें, जिसकी नानहाई शहर में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा है। अच्छा, शहर में और भी अच्छी दुकानें हैं। लोग उनके पास जाने के बजाय हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? तय यिक्सु ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हाल ही में हमारा रेशम का कारोबार भी कम हो रहा है। मैं सभी रेशम के कारोबार को बंद करने और अपने खाद्य भंडारों से पैसे निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। हमें अभी अपनी सेना और लोहारों पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? जिया हाउ ने उसे बीच में टोका। खाद्य और रेशम का कारोबार व्यावहारिक रूप से सोने की खान है। आप इससे क्यों बाहर निकलना चाहते हैं? हम और क्या कर सकते हैं? तय यिक्सु ने अपनी आंखें घुमाई। नियू परिवार नानहाई शहर के सबसे बड़े रेशम व्यापारियों में से एक है। वह विभिन्न रईसों और यहाँ तक कि शाही परिवार को भी रेशम की आपूर्ति करता है। वे अकेले इतने शक्तिशाली हैं? स्वाभाविक रूप से नहीं। उन्हें शाही राजधानी के लेंग परिवार का समर्थन प्राप्त है। उनका व्यापार और वाणिज्य पूरे राज्य में फैला हुआ है। और यह भी कि लेंग परिवार की एक युवा महिला दूसरे राजकुमार की रखेल है। मुझे लगता है कि कई परिवार द्वारा अपमानित होने के बाद नियू परिवार ने पहले ही अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया है न? जिया हाउ मुस्कुराए। तुम समझदार हो, लेकिन मैं जोर देता हूँ, कोई भी व्यवसाय बंद मत करो। और तुम्हें फिलहाल उन्हें दिए जाने वाले पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तय यिक्सु ने सवाल किया। जिया हाउ ने केवल एक शैतानी मुस्कान दी। क्या तुम भूल गए कि हमारे प्यारे अकाउंटेंट झूविया हमें बहुत सारा पैसा देने वाले हैं? तय यिक्सु को जब यह एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आह, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ। हालांकि पैसे की आमद के बावजूद क्या हम इन डूबते हुए व्यवसायों को बचा सकते हैं? तय यिक्सु ने तर्क दिया। क्यों नहीं? चिंता मत करो मेरी पत्नी। जिया हाउ अचानक तय यिक्सु की ओर झुकी, जिससे वह स्तब्ध रह गई। चूंकि मैंने तुम्हें इन व्यवसायों को जारी रखने के लिए कहा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। तय यिक्सु का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने देखा कि जिया हाउ उसकी हथेली पकड़ने की कोशिश कर रही है। आह, मुझे लगता है कि तुम सही हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए। तय यिक्सु ने जिया हाउ को हल्के से दूर धकेलते हुए मुंह फेर लिया। जिया हाउ खुश हो गया क्योंकि उसने तय यिक्सु के शरीर से गुलाबी धागे की हल्की सी लंटें उठती देखी, लेकिन वे तुरंत टूट गईं। हाँ, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी में अभी भी कुछ गुस्सैलपन है न? जिया हाउ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दिल पिघला दूंगी। क्या तुमने कुछ कहा? तय यिक्सु ने असमंजस में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिया हाउ ने अपना सिर हिलाया। साथ ही कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ रहोगी। तय यिक्सु ने जिया हाउ की तरफ देखा। डरो मत बीवी। जिया हाउ मुस्कुराए। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी कई परिवार को नहीं छू सकता। तय यिक्सु ने जिया हाउ को तब तक देखा जब तक कि उसका चेहरा गायब नहीं हो गया। हल्की आह भरते हुए उसने अपना गाल रगड़ा। वह बहुत विचारशील है। तय यिक्सु ने गहरी सोच में डूबते हुए बुदबुदाया। युवा मिस, कुलपति ने आपको एक संदेश भेजा है। मिनमिन प्रकट हुई और उसने तय यिक्सु के सामने सिर झुकाया। स्क्रॉल लेते हुए तय यिक्सु ने इसे ध्यान से पढ़ा। दिलचस्प है, क्या सम्राट ने आखिरकार यह खेल खेलने का फैसला कर लिया है? क्या हुआ युवा मिस? 3 दिन बाद नानहाई सिटी मजिस्ट्रेट का चयन होगा।
पिताजी शायद इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं क्योंकि उनका दर्जा नानहाई सिटी के सिटी लॉर्ड के समान है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट बनने और नानहाई सिटी में कानून और न्याय का प्रमुख बनने के लिए उन्हें एक परीक्षा पास करने की आवश्यकता थी। तय यीक्सू ने आह भरी, मुझे डर है न्यू परिवार, शिव परिवार और नानहाई सिटी में कुछ अन्य शक्तियां सहमत नहीं होंगी। मिनमिन ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। मुझे पता है मिनमिन, तय यीक्सू ने सिर हिलाया। हालांकि हमें इस अवसर को हर हाल में भुनाना चाहिए, क्योंकि अगर पिता सिटी मजिस्ट्रेट बन गए तो कोई भी कई परिवार की नींव को हिला नहीं पाएगा। अध्याय 37 अकादमी जाना। यूनलान महाद्वीप की स्थिति के बारे में कुछ और चीजों की समीक्षा करने के बाद जिया हाओ तियानशु राष्ट्र लौट आया। आखिरकार झू बुया 2 दिन बाद अपना कदम उठाने वाला था। तो जिया हाओ के पास वर्तमान में तियानशु दुनिया में पूरा 1 सप्ताह का समय है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस 1 सप्ताह में उसे 2 दुनियाओं के बीच एक व्यापारिक मार्ग बनाने के लिए कई काम करने थे। तियानशु दुनिया में कुछ घंटे सोने के बाद जिया हाओ उठकर बाहर चला गया। आह, तुम जाग गई हो। सू जिंग र जिया हाओ का इंतजार कर रही थी और उसने उसकी ओर देखा। जिंग र, हम व्यायाम के लिए एक नई जगह जा रहे हैं, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा और उसने हेडफोन लगाया और नीचे की ओर चला गया। कहाँ? सू जिंग र दिलचस्पी है। जैसे जैसे वे मध्यम गति से जॉगिंग करते गए, वे जल्द ही दक्षिणी एजडोजो तक पहुंच गए। दक्षिणी एजडोजो, क्या आप चाहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करूं? सू जिंगर ने मजाक किया। अगर आप चाहें तो आप स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकते हैं। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। हालांकि ऊपर एक जिम है, इसलिए हम व्यायाम के लिए वहां जा सकते हैं। क्या आपने सदस्यता खरीदी है? नहीं, ये हमारे लिए मुफ्त है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया। हे या, सिस्टर यू, क्या मिस जियांग अभी भी अंदर हैं? आह, छोटे भाई जिया, स्वागत है। रिसेप्शनिस्ट अभी अभी यहाँ आई थी जब वह एक कप कॉफी पी रही थी। मिस डोजो में हैं, अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हैं। कौन है? जियांग रुओयू तौलिया से अपना पसीना पोंछते हुए बाहर चली गई। हालांकि जब उसकी नज़र जिया हाओ पर पड़ी तो उसका शरीर कांप उठा और वह एक कदम पीछे हट गई। तुम यहाँ क्यों हो? उसने सतर्क स्वर में पूछा। ठीक है, जिंग र, मिस जियांग रुओयू से मिलिए, जो दक्षिणी एजडोजो की वर्तमान प्रमुख हैं। मिस जियांग, सू जिंग र से मिलिए। नमस्ते सिस्टर जियांग, आप बहुत जवान और सुंदर हैं। मैं उसके बदमाश का चचेरा भाई हूँ। सू जिंगर मुस्कुराए। वह वाकई बदमाश है। जियांग रुओयू ने सिर हिलाया, जिससे सू जिंगर की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। ठीक है, हम ऊपर जिम जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है न? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। जिया हाओ की शरारती मुस्कान देखकर जियांग रुओयू ने उसके चेहरे पर मुक्का मारने की इच्छा की, लेकिन उसने आह भरी और सिर हिलाया। तुम इसका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। जिंगर, मेरे साथ आओ। नहीं, मेरे पास अब कुछ और योजनाएं हैं। सू जिंगर ने जियांग रुओयू को देखा। बहन रुओयू, मैं भी जूडो जानती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मुझे कुछ संकेत दे सकती हो। मैं तियानशु राष्ट्र की मार्शल आर्ट का अभ्यास करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जूडो के बारे में कुछ बता सकता हूँ। जियांग रुओयू सू जिंगर की आंखों में उत्साह देख सकता था। तो एक मुकाबला कैसा रहेगा? यह मैं वो कर सकता हूँ। हे, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा एक असली मास्टर के खिलाफ लड़ना चाहता था। सू जिंगर खुश हो गई जब उसने जियांग रुओयू को सहमत होते देखा। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मैं जिम जा रहा हूँ। जिया हाओ ने परेशान नहीं किया और वह ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, आज का लक्ष्य प्रत्येक वाद्ययंत्र के 500 चक्कर लगाना है। अब 5 दिन और बाद में मुझे अपना इनाम मिलेगा। 1 घंटे के बाद जिया हाओ जिम से बाहर निकली और उसने जियांग रुओयू और सू जिंगर को डोजो में हाँफते हुए देखा। बुरा नहीं, आपको अपने फुटवर्क की अच्छी समझ है। जियांग रुओयू ने सिर हिलाया। हालांकि अगर कोई व्यक्ति अधिक शारीरिक शक्ति वाला दिखाई देता है तो आप अपना लाभ खो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको 8 ट्रिग्राम पाम की मूल बातें भी सीखनी चाहिए। 8 ट्रिग्राम पाम, सू जिंग रा ने एक पल के लिए सोचा। क्या सिस्टर जियांग मुझे सिखाने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र है? बेशक, हम हर सुबह प्रशिक्षण ले सकते हैं। जियांग रुओयू ने सिर हिलाया। टस्क, सिस्टर जियांग बहुत पक्षपाती है।
आपने मुझे कभी साथ में अभ्यास करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। जियांग रुओयू ने मुड़कर देखा और जिया हाओ को प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करते देखा। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था, जो उसकी गहन कसरत का सबूत दिखा रहा था। मुझे संदेह है कि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है, भाई जिया। जियांग रुओयू ने दबी हुई आवाज में कहा। आखिरकार आपके सामने मैं सिर्फ एक असहाय और कमजोर लड़की हूँ। ठीक है, ये सच है। जिया हाओ मुस्कुराए। जिंग, तुम बाहर क्यों नहीं जाती? मैं सिस्टर जियांग से निजी तौर पर बात करना चाहती हूँ। ठीक है, देर मत करो, हमें भी लौटना है। सू जिंग रा ने बाहर निकलते समय जिया हाओ को एक तरफ से देखा। अचानक जियांग रुओयू जिया हाओ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। हालांकि जिया हाओ की पकड़ लोहे की चिमटी की तरह थी, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। ओह, तुम अपने उद्धारकर्ता और प्रेमी को इतनी जल्दी भूल गई, बहन जियांग। जिया हाओ मुस्कुराए। अच्छा, क्या तुमने अपना कर्ज चुका दिया और रसीद प्राप्त कर ली? जियांग रुओयू ने संघर्ष करना बंद कर दिया और उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने किया। तो अब तुम आज़ाद हो, है न? जिया हाओ मुस्कुराए। अच्छा, तुम्हारे परेशानी भरे दिन खत्म हो गए हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? थैंक यू, जियांग रुओयू ने नम्र स्वर में कहा। अगर तुम्हारी मदद न होती। वाह रुको, तुम क्या कर रहे हो? जियांग रुओयू शर्मा गई जब उसने जिया हाओ के होंठों को अपनी गर्दन पर घूमते हुए महसूस किया। मैं अभी भी पसीने से तर हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहन जियांग। जिया हाओ ने उसे जोश से चूमते हुए मुस्कुराया। यह एक ज्वलंत गुलाब की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदों के समान है। तुम। जिया हाओ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जियांग रुओयू ने अपने पैरों को नर्म महसूस किया। उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। वह जिया हाओ की पैंट की कठोरता को अपनी कमर पर चुभते हुए महसूस कर सकती थी, जिससे उसे जिया हाओ के छोटे भाई की याद आ गई। अचानक उसे लगा कि वह वासना और वर्चस्व से भरी उस अजीब सी खुशबू को अंदर ले सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियांग रुओयू बन गई कम से कम रक्षात्मक, जिया हाओ को उसे छूने की अनुमति देना जैसा वह चाहता था। बुरा नहीं है, बहन जियांग। आपने अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसे जाने दिया। इसके अलावा डोजो और जिम के बारे में चिंता न करें। जल्द ही आप और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग यहाँ आने वाले हैं। क्या आप निश्चित हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जियांग रुओयू ने जिया हाओ को देखते हुए जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। हे, चिंता मत करो, मैं बस जानती हूँ। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए स्लाइडिंग दरवाजा खोला और बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद रिसेप्शनिस्ट जियांग रुओयू के पास दौड़ता हुआ आया। मिस जियांग, हमारे जिम में पंजीकरण कराने के लिए 10 से अधिक लोग यहाँ हैं। इसके अलावा उनमें से 3 आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। क्या आप सच कह रही हैं? जियांग रुओयू को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना। उद्धरण, क्या ऐसा हो सकता है? वह सच कह रहा था। जिया हाओ, क्या तुम और सिस्टर जियांग के बीच कुछ है? सू जिंग रा ने उत्सुक स्वर में पूछा। क्या हम बस दोस्त हैं? जिया हाओ मुस्कुराए। क्यों, क्या जिंग रा ईर्ष्या कर रहा है? मैं क्यों करूंगी? सू जिंग रा के गाल लाल हो गए और उसने दूसरी तरफ देखा। तुम जहां चाहो सर सकते हो, मुझे परवाह नहीं है। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने ये सुनकर ठहाका लगाया। ठीक है, चूंकि जिंग रा ईर्ष्या कर रहा है, इसलिए मैं जिंग रा के लिए स्ट्रॉबेरी वेनिला आइसक्रीम खरीदकर खुद को सजा दूंगी। तुम। जिंग रा ने अपनी गति बढ़ाते हुए मुंह बनाया। हालांकि मैं ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उदारता दिखाऊंगी और तुम्हारा मामूली मुआवजा स्वीकार करूंगी। हे, ठीक है। जब वे घर पहुंचे तो सू युनकी ने नाश्ता पहले से ही तैयार कर रखा था। ठीक है, मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी से नहाकर आता हूँ। जिया हाओ ने सू युनकी को बताया और वह ऊपर की ओर भागा। आखिरकार उसने आलसी होना बंद कर दिया। सू जिंग रा ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी और वह भी अपने कमरे में चली गई। हालांकि जब जिया हाओ अपनी वर्दी पहनकर नीचे आया तो सू युनकी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। हाओ, तुम्हारे कपड़े बहुत टाइट लग रहे हैं। हाँ, आंटी सू। जिया है ने मुंह बनाया। मुझे लगता है मुझे एक जोड़ी नए कपड़े खरीदने चाहिए। ये कपड़े बहुत छोटे हैं। हे, मुझे लगता है तुम वाकई बहुत तेजी से बड़ी हो गई हो, है न? सू लान ने हंसते हुए कहा। आओ, नाश्ता खाओ।
कसरत करने के बाद तुम्हें भूख लगी होगी। बहन लैन हमेशा की तरह विचारशील हैं। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए एक चम्मच कांजी ली। मैंने तुम्हें जो संगीत शीट दी थी, उसका क्या हुआ, बहन लैन? अरे वह, सू लैन ने अपनी आंखें रगड़ी। ये वास्तव में बहुत अच्छा था और उस संगीत के समान भी था जिसका मैंने अभ्यास किया था। थोड़े और अभ्यास से मैं इसे अच्छी तरह से बजाने में सक्षम हूँ। कौन सा संगीत? मुझे लगा कि तुम प्रतियोगिता में रेन एंड बोर्ड बजाने जा रही हो। सू यून की हैरान थी। ठीक है माँ, मैं वह बजाने जा रही हूँ। सू लैन ने सिर हिलाया। हालांकि मैं संगीत की एक नई शीट का भी अभ्यास कर रही हूँ। तो यह अच्छा है। ठीक है, मैंने खाना खत्म कर लिया है। जिया हाओ उठ गई। जिंगर, क्या तुम मेरे साथ कुछ लेकर आए हो? बेशक, मैं हूँ। सू जिंगर ने अपने बालों में कंघी की और अपना स्कूल बैग पकड़ा। ठीक है, हमारी कार ले लो। मैंने अंकल ही से तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया है, सू यून की बोली। ठीक है, हमारी कार ले लो। मैंने अंकल ही से तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया है, सू यून की बोली। जिया हाओ और सू जिंग रा दोनों ने काली बेंज में बैठते हुए सिर हिलाया। अंकल हे सू परिवार के भरोसेमंद ड्राइवर थे और जिया हाओ उन्हें चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाई। अंकल हे, मुझे उम्मीद है कि आप हमें घर और स्कूल से लेने और छोड़ने में बोर नहीं हुए होंगे। हो, जियो हाओ, क्या तुम कह रहे हो कि मैं पहले से ही बूढ़ा हो गया हूँ? अंकल हे ने अपनी सफ़ेद मूंछों को रगड़ते हुए हंसते हुए कहा। ठीक है, आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए, अंकल हे। जिया हाओ सही कह रहे हैं। सू जिंग रा ने सिर हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेडी जिंग प्र, लेकिन मैं ठीक हूँ। जल्द ही वे एक बड़े हाई स्कूल में पहुंच गए, जो एक छोटे से अमीर कॉलेज की तरह लग रहा था। जिया हाओ ने इसे देखकर अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक पाया। यह उन तस्वीरों से भी ज्यादा शानदार लग रहा है जो मैंने खेल में देखी हैं। अध्याय 38 बदमाश और बदमाशी। जिया हाओ ने 2 सप्ताह बाद स्कूल आते समय गहरी सांस ली। सू जिंगर और उसकी कक्षाएं अलग अलग थीं, इसलिए वे अलग हो गए और अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। हालांकि जैसे ही जिया हाओ स्लाइडिंग दरवाज़ा खोलने वाला था, उसने आह भरी। ये कमीने, उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। हुँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक कप उसके सिर पर गिर गया। हाँ, देखो, उसने दरवाज़ा खोल दिया। हे भगवान, जल्दी करो और कैमरा चालू करो। हे, जिया हाओ तुरंत बूढ़ा हो जाएगा। कप में पानी और चाक का चूर्ण मिलाया गया था। हालांकि जैसा कि सभी को उम्मीद थी कि जिया हाओ के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जिया हाओ बस हिल गया। तारांकन श्वा, तारांकन। अपने हाथों की एक लहर के साथ उसने कप को पकड़ लिया, बिना तरल पदार्थ की एक बूंद गिराए। दोस्तों, तुम हमारे ग्रेड के इस सबसे खराब वर्क को सबसे खराब क्यों बना रहे हो? जिया हाओ ने कप को टेबल पर रखते हुए आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। डी, क्या तुमने देखा? रुको, क्या ये वास्तव में वही जिया हाओ है जिसे हम जानते थे? अरे, वह बहुत अच्छा और सुंदर दिखता है। जिया हाओ के अपनी सीट पर जाने पर मजाकिया हंसी की जगह चौंकने वाली बड़बड़ाहट ने ले ली। जब उसने सिगरेट के जलने के निशान और ढेर सारी लिखावट देखी तो उसकी आंखें शांत रहीं। फैटी ली, ये किस कमीने ने किया? जिया हाओ ने फैटी की तरफ देखा जो उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। आखिरकार, जैसे सभी क्लिच, उसका एक दोस्त भी मोटा है। मुझे कौन बुला रहा है? मोटा अपने फोन पर खेल रहा था। जिया हाओ द्वारा कुछ और बार झटके दिए जाने के बाद उसने अपना सिर उठाया और जिया हाओ को देखा। भाई हाओ, ये तुम हो? ली पिंगजी ने जिया हाओ को देखा और उसे गले लगाने की कोशिश की। बूहू, भाई, मैंने तुम्हारे माता पिता के बारे में सुना। मैं बहुत दुखी हूँ। रुको, तुम्हारी लंबाई इतनी क्यों बढ़ गई? और तुम्हारा शरीर, अरे, तुम इतने मोटे कैसे हो गए? ठीक है, मैं समझ गया। जिया हाओ ने उसे पीछे धकेल दिया और अपनी सीट पर धूल झाड़ने लगा। अब बताओ, ये किसने किया? ये चेंग गुओ और उसके कमीने हैं, ली पिंगजी ने फुसफुसाते हुए कहा और अपने फोन पर खेलना फिर से शुरू कर दिया। क्यों, चेंग गुओ? जिया हाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसने ऐसा क्यों किया? ठीक है, जब तुम छुट्टी पर थे, तो इस सीट का इस्तेमाल फैंग किंग ने किया था। वह कमज़ोर ब्रैट शटल। वह, जिया हाओ ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। अरे, अगर वे उसे पीटना चाहते थे, तो उन्हें उसे बाहर परेशान करना चाहिए था। उन्होंने मेरी सीट के साथ क्यों खिलवाड़ किया? चेंग गुओ जैसे कमीने को आप क्या कह सकते हैं? ली पिंगजी ने कंधे उचका दिए। जिया हाओ ने बैठते ही अपनी सीट साफ की।
अपनी आंखें बंद करके उसने फैन किंग के बारे में सारी जानकारी याद करने की कोशिश की। फैन किंग, अगर मेरी यादें सही हैं, ये वही कमीना है। जिया हाओ ने कुछ सोचा और उसकी पलकें झपकने लगी। फैन किंग भी एक साइड कैरेक्टर था जिसका भाग्य बदमाशी के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि जिया हाओ को उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। वास्तव में अगर मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ तो शायद। उसने अचानक एक योजना के बारे में सोचा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि जब वो पलटा तो उसने देखा कि एक गोरी सुंदरी उसके बाईं ओर बैठी थी। बेफिक्र नज़र के साथ, इतनी समायोजित पोशाक नहीं, वह अपने फ़ोन के साथ खेलते हुए कुछ अन्य लड़कियों के साथ बातचीत कर रही थी। रुको, वह यहाँ क्या कर रही है? वह शीर्ष वर्ग से है ना? जिया हाओ ने पूछा। लिन मेई, हाँ, वह भी हमारी कक्षा में स्थानांतरित हो गई। ली पिंगजी ने सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि वह एक कुतिया सुंदरता है। हालांकि यह ज्ञात था कि उसे इस वर्ग में क्यों पदावनत किया गया था। और चेंग बुओ ने फैन किंग के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि लिन मेई भी फैन किंग को धमकाती थी। जिया हाओ ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। आखिरकार केवल उसके जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति ही किसी कहानी के भविष्य के कथानक का पता लगाने के लिए जानकारी को एक साथ जोड़ सकता है। फिर उसने लिन मेई को देखा क्योंकि उसने अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग किया था। नाम लिन मेई, उम्र 19, टिप्पणी लिन कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष की घमंडी बेटी, पूरी तरह से हकदार और आत्ममुग्ध। हालांकि व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली शक्ति के साथ बदला जा सकता है। हाल ही में भविष्य के बिंदु 2 दिन बाद वह फैन किंग के हाथों में ब्लैकमेलिंग सामग्री के कारण एक गुलाम के रूप में फैन किंग के सामने आत्मसमर्पण कर देगी। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। वास्तव में जिया हाओ के मन में फैन किंग और लिन मेई के बारे में कोई विचार नहीं था। हालांकि अगर कोई उसे लिन मेई और फैन किंग के बीच चुनने के लिए कहता तो जिया हाओ लिन मेई की मदद करना पसंद करता। क्यों, कोई पूछ सकता है। सबसे पहले लिन मेई एक सुंदर लड़की है, इसलिए उसे इसमें लाभ मिलता है। जहां तक उसके घटिया व्यक्तित्व का सवाल है, मैं इसे हल कर सकता हूं। दूसरी बात, वह लिन कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष लिन शुई की लाडली बेटी है। लिन शुई के पास पैसे और कनेक्शन सू युनकी से कहीं ज्यादा हैं, जिसकी जिया हाओ को वर्तमान में जरूरत है। पैसा और एक आज्ञाकारी सुंदरता, मैं इसे रोटी के लिए क्यों जाने दूंगा। जिया हाओ ने कुर्सी पर झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, सब चुप हो जाओ, कक्षा शुरू हो चुकी है। एक अधेड़ उम्र के आदमी की कक्षा में प्रवेश करते ही एक बूढ़ी आवाज बोली। क्या तुम लोग सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो? क्या टेस्ट? आज हमारी परीक्षा थी। मूर्ख, शिक्षक ने 1 सप्ताह पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। यह अभी भी उसकी गलती है ना? उसे हमें कल ही याद दिला देना चाहिए था। जिया हाओ अपने सहपाठियों की बात सुनकर अवाक रह गया। हालांकि जब उसे प्रश्न पत्र मिला तो उसे कोई चिंता नहीं हुई। अच्छा, सुलान ने वास्तव में मेरी सारी पढ़ाई को फिर से पढ़ा है ना? चलिए उत्तर देखते हैं। जिया हाओ ने परीक्षा पत्र पर प्रश्नों को स्कैन करते हुए अपनी कलम उठाई। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि प्रश्न बहुत आसान थे। कुछ ही देर बाद उसने तेजी से लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कक्षा शांत होती गई, केवल कलम से लिखने और पन्ने पलटने की आवाज रह गई। पीएसएस, अरे लंबा लड़का। जिया हाओ ने पलटकर देखा और लिन मेई को उसे बुलाते हुए देखा। क्या तुम मुझे अपने उत्तर दिखा सकते हो? उसने जिया हाओ की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। सबसे पहले जब उसने फैन किंग को अपने बगल में बैठे देखा तो उसे घृणा हुई। हालांकि फिर किसी ने लिन मेई को बताया कि यह किसी और की सीट है। और आज जिया हाओ को देखकर लोन मेई को लगा कि उसका नया पड़ोसी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और जिया हाओ को इतनी सहजता से लिखते देखकर लिन मेई को लगा कि उसे पता है कि वह क्या लिख रहा है। जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि लिन मेई उसे बुला रही है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ वह पलटा और उसे कुछ उत्तर दिखाए। लिन मेई की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि जिया हाओ उसे उत्तर दिखा रही है। जैसा मैंने सोचा था, एक युवा मेरे आकर्षण का विरोध कैसे कर सकता है? लिन मेई ने मुस्कुराते हुए जल्दी से उत्तर लिखे। हालांकि थोड़ी देर बाद जिया हाओ ने अपना पेपर वापस ले लिया और लिखना जारी रखा। लानत है, मुझे नंबर 6 दिखाओ, मैंने इसका आधा ही लिखा है। लिन मेई ने कई बार जिया हाओ को बुलाने की कोशिश की,
हालांकि इस बार जिया हाओ ने उसे अनदेखा कर दिया। इस आदमी को क्या हो गया है? एक क्षण पहले वह मुझे सारे उत्तर दिखा रहा था और अब वह मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। लिन मेई ने अपने अधूरे उत्तर को देखते हुए अपने दांत पीस लिए। बाहर में जाओ, मैं इस परीक्षा के बाद उससे मिलने जा रही हूँ। इस बीच, भाई जिया, मेरी मदद करो, मैं परीक्षा के बाद तुम्हें एक ट्रीट दूंगा। जिया हाओ ने पलटकर देखा और ली पिंगजी की आंखें उसके पेपर को घूर रही थी जैसे कि वह अगले ही पर लेजर बीम शूट करने वाला हो। शांत हो जाओ, मोटे, मैं उत्तर दिखा रही हूँ, ठीक है? उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। जिया हाओ ने उसे शांत किया और उसे उसके उत्तर दिखाए। लिन मेई को और गुस्सा आया जब उसने जिया हाओ को देखा। ली पिंगजी को पिंग किया, लेकिन उसे नहीं। ठीक है छात्रों, समय समाप्त हो गया है, शिक्षक ने कागजात इकट्ठा करना शुरू करते हुए कहा। नहीं शिक्षक, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। सर, मैं अपना नाम लिखना भूल गया। बस 1 मिनट। आखिरी सवाल, शिक्षक, कृपया प्रतीक्षा करें। शिक्षक ने छात्रों के चेहरों पर तत्परता देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। ओह, जब मैं उनके कागजात छीनता हूं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। तुम छोटे सूअरों के लिए सही है। शिक्षक मन ही मन मुस्कुराया। हालांकि जब वह जिया हाओ के पास पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ जब जिया हाओ ने आत्मविश्वास के साथ उसका कागजात दिखाया। एह, तुम जिया हाओ हो, है न? शिक्षक आश्चर्यचकित था। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते से नहीं देखा, फिर भी तुम बहुत बदल गए। अच्छा, मुझे लगता है मैं हमेशा के लिए बदल गया हूँ शिक्षक, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। शिक्षक ने सिर हिलाया और जिया हाओ के पास से गुजरते हुए सभी उत्तर एकत्र किए। भाई जिया, मुझे जवाब दिखाने के लिए धन्यवाद। ली पिंगजी ने जिया हाओ को देखा और अपने बाल खुजाए। शिक्षक ने सिर हिलाया और जिया हाओ के पास से गुजरते हुए सभी जवाब एकत्र किए। भाई जिया, मुझे जवाब दिखाने के लिए धन्यवाद। ली पिंगजी ने जिया हाओ को देखा और अपने बाल खुजाए। लेकिन हालांकि तुमने सभी सवालों का प्रयास किया, क्या तुम्हें यकीन है कि वे सभी सही हैं? लानत है, मोटा, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? जिया हाओ खुद को रोक नहीं पाए और उसे एक हल्का मुक्का मारा। तुम्हारा नाम जिया हाओ है न? अचानक जिया हाओ ने पलटकर देखा और लिन मेई को अपनी ओर आते देखा। मैंने तुमसे जवाब दिखाने के लिए कहा था, तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? उसने झुंझलाहट और गुस्से के भाव के साथ पूछा। मैं क्यों दिखाऊंगी? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा और बोली। या 1 मिनट रुको, तुम कौन हो? अध्याय 39। आकर्षित लिन मेई। लिन मेई ने जिया हाओ का सवाल सुनकर अपने दिमाग को थोड़ा सा खराब महसूस किया। तुमने क्या कहा? तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? लिन मेई ने चौंकते हुए फिर से पूछा। मेरा मतलब है, हमने कभी अपना परिचय नहीं दिया, जिया हाओ ने हल्के लहजे में कहा। मैं कैसे जान सकती हूँ कि तुम कौन हो? लिन मेई की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम लिन मेई है, मैं इस सेक्शन में नहीं हूँ। आप कैसी हैं? मैं जिया हाओ हूँ, मैंने कुछ मुद्दों के कारण 2 सप्ताह की छुट्टी ली थी। जिया हाओ ने बोलते समय उसका हाथ हिलाया। वास्तव में मूल जिया हाओ ने 2 सप्ताह की छुट्टी ली थी क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ छुट्टी पर जाना चाहता था। हालांकि उसके माता पिता बीच में ही मर गए। मैं समझ गया, अब हमने अपना परिचय दे दिया है। तुमने मुझे केवल आधे उत्तर ही क्यों दिखाए? लिन मेई ने फिर से गुस्से से पूछा। लिन मेई, क्या ये है? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। ये परीक्षा, क्या तुम्हें कुल अंक पता है? 100, लिन मेई ने आधे गुस्से में उत्तर दिया। अच्छा, मेरे पेपर पर नजर डालने के बाद तुमने कितने अंकों का प्रश्न हल किया? 40 से ज्यादा। लिन मेई ने जिया हाओ की ओर देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? अब मान लो कि मैंने तुम्हें उत्तर नहीं दिखाया होता, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम कितने अंक प्राप्त कर सकती थी? आखिरी प्रश्न सुनते ही लिन मेई रुक गई। चूंकि यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक परीक्षा थी, इसलिए उसके सामने बैठी उसकी सहेली भी बेकार थी। अगर जिया हाओ न होती तो वह शायद खाली पेपर जमा कर देती। तो क्या? लिन मेई ने नाक भान सिकुड़ी। क्या तुम इसलिए नशे में हो रही हो क्योंकि तुमने मुझे कुछ उत्तर दिखाए? मैंने तुम्हें पास होने के अंक दिखाए थे वैसे, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर वापस बैठते हुए पलटकर कहा। तुम फेल होने वाले थे, मैंने तुम्हें पास कर दिया। हालांकि मैं तुम्हें सारे उत्तर दिखाने के लिए बाध्य नहीं हूँ, है न? जिया हाओ का जवाब सुनते ही लिन मेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं।
ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसे अब उस पर ध्यान न देते देखकर वह और भी नाराज हो गई। तुमने मुझे मात देने की हिम्मत की। बस इंतजार करो और देखो, लिन मेई ने दबी हुई आवाज में कहा और पलटकर अपनी सीट पर वापस बैठ गई। अपना फोन निकालकर वह किसी को मैसेज करती हुई लग रही थी। एक और क्लास के बाद लंच का समय था। जैसे ही जिया हाओ ने अपना लंच खत्म किया, उसने देखा कि 3 छात्र उसे घेरे हुए हैं। क्या तुम जिया हाओ हो? उनमें से एक ने घमंड से पूछा। हाँ, तुम कौन हो? जिया हाओ ने उनकी ओर देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। हमारे साथ आओ, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन बॉस? जिया हाओ ने उन्हें सुनकर हल्के से नाक भान सिकुड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि किसी ने खुद को बॉस कहा है? यू, उनमें से एक को जिया हाओ का जवाब सुनकर गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें नहीं पता, ये भाई चेंग है? तुम मूर्ख हो। तुम्हारा मतलब चेंग गुओ है। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। अच्छा, देखते हैं कि वह कमीना मुझे क्यों बुला रहा है। जिया हाओ के अहंकारी रवैये को देखकर चेंग गुओ के तीनों नौकरों ने नाक सिकुड़ी। चिंता मत करो, एक बार तुम उससे मिलो तो वह तुम्हारा सारा रवैया निकाल देगा। जब वे इमारत के पीछे पहुंचे तो जिया हाओ ने देखा कि चेंग गुओ दूसरे छात्र पर पैर रख रहा है। चेंग गुओ मोटा था, लेकिन वह मोटापे से ग्रस्त नहीं था। ये स्पष्ट था कि उसने अपने मोटापे का फायदा उठाया और व्यायाम करते हुए अपने शरीर का वजन और ताकत बढ़ाता रहा। हाँ, जिया हाओ, यहाँ आओ। चेंग गुओ ने जिया हाओ की ओर देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। क्या ऐसा लगता है कि घर में रहते हुए तुम घमंडी हो गए हो, है न? क्या मतलब है तुम्हारा, चेंग गुओ? जिया हाओ ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे उसका नाम क्यों दिया? वैसे भी, जल्दी करो और मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी तरफ देखो। चेंग गुओ की अभिव्यक्ति तब काली हो गई जब उसने देखा कि जिया हाओ उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रही थी। बस कुछ ही दिनों में तुम भूल गए कि यहाँ बॉस कौन है। चेंग गुओ जिया हाओ की ओर चला गया, जो उसके सामने खड़ी थी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, जिया हाओ की ऊंचाई अभी भी उससे थोड़ी अधिक थी। मुझे लगा कि वह मुझसे छोटा है, चेंग गुओ ने मन ही मन सोचा। हालांकि जिया हाओ की अभिव्यक्ति शांत रही। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? तुमने आज सिस्टर लिन को धमकाया? चेंग गुओ ने ठंडी आवाज में पूछा। और क्या, भले ही मैंने उसे धमकाया हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? जिया हाओ ने चेंग गुओ की ओर देखा। क्या तुमने अभी क्या कहा? चेंग गुओ की नाक ऊपर उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बिना इंतजार किए चेंग गुओ ने उस पर मुक्का मारा। मुझे आज इस जिया हाओ को पीटना है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसका मुक्का जिया हाओ के पेट पर नहीं लगा। उसने देखा कि जिया हाओ ने उसकी मुट्ठी कसकर पकड़ रखी है, जिससे वह पीछे हटने में असमर्थ है। कमीने, मुझे जाने दो। ओह! जिया हाओ ने चेंग गुओ की मुट्ठी छोड़ते हुए नाक सिकुड़ी। हालांकि उसने भी जोर से ऐसा किया जिससे चेंग गुओ पीछे गिर गया। उफ, तुम कमीने! चेंग गुओ अपनी मुट्ठी रगड़ते हुए जमीन पर गिर गया। लानत है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसके पैर तोड़ दो। जिया हाओ ने इधर उधर देखा और देखा कि चेंग गुओ के गुर्गे उस पर झपट रहे हैं। हालांकि उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम मुझसे ज्यादा संख्या में हो? जिया हाओ ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। उसकी हरकतें सरल और भद्दी हैं, बिना किसी दिखावटीपन के। ऐसा भी लगा कि वह बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रहा है। हालांकि जिस समय उसके मुंह के चेंग गुओ के गुर्गों पर पड़े, वे जमीन पर गिरते ही दर्द से चिल्ला उठे। आह, मेरी बाह! ये दर्द कर रहा है, ये बहुत दर्द कर रहा है। जब चेंग गुओ ने देखा कि जिया हाओ कुछ ही सांसों में उसके गुर्गों को पीट पीट कर अधमरा कर रहा है, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या क्या हो रहा है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जब उसने देखा कि जिया हाओ की नज़र उसके शरीर पर पड़ रही है, तो वह धीरे धीरे जिया हाओ से दूर जाने लगा। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? जिया हाओ की ठंडी नज़र देखकर चेंग गुओ का गला सूख गया। अच्छा, मुझे लगा कि कोई मेरी टांगें तोड़ने के लिए चिल्ला रहा है न? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि तुमने ऐसा करने का अनुरोध किया है, तो मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता। वावाए आर्गह! जिया हाओ ने जब उसके पैरों पर कदम रखा तो चेंग गुओ सुअर की तरह चिल्लाया। चेंग गुओ पीड़ा में जमीन पर लौट गया। हालांकि जिया हाओ ने कोई दया नहीं दिखाई। मसी, अब और मत मारो! चेंग गुओ चिल्लाया और अपना चेहरा ढक लिया। अगर तुमने एक बार फिर मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की,
हे, मैं अगली बार तुम्हारी बाहें तोड़ दूंगा। नहीं नहीं। जिया हाओ ने गहरी सांस ली क्योंकि वह चेंग गुओ से तीव्र क्रोध और भय के अतिप्रवाह को महसूस कर सकता था। नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे उसकी इच्छाओं के बीच में जमा हो गईं। बुरा नहीं है, कुछ अन्य प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं, मैं बीज को परिपूर्ण बना दूंगा। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। ठीक है, हिंसा वास्तव में 6 इच्छाओं असंख्य विचारों की कला को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन चलो बहके नहीं, ठीक है। जिया हाओ ने पीछे मुड़ते हुए नाक भान से कुड़ी, लेकिन जब उसने सु जिंग र को वहां खड़ा देखा तो वह हैरान रह गया। जिंग र। जिया हाओ हैरान रह गया जब उसने सु जिंग र को अपनी ओर आते देखा। रुको, जिंग र, मैं समझा सकती हूँ। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने जिया हाओ की मुट्ठी पकड़ी और हल्के से रगड़ा। एह, मैं ठीक हूँ। तो यह अच्छा है। सु जिंग रा ने सिर हिलाया। दोपहर का भोजन पहले ही खत्म हो चुका है। क्या तुम वापस कक्षा में नहीं जा रही हो? जरूर। जिया हाओ ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चला गया। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें डांटूंगी? सु जिंग रा ने जिया हाओ की तरफ देखा। मुझे लगता है तुम नहीं डांटोगी। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। मुझे क्यों डांटना चाहिए? सु जिंग रा मुस्कुराई। ऐसा नहीं है कि मैं चेंग गुओ और उसके कमीनों के बारे में नहीं जानती। शुरू में मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे लगा कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि तुम अपने आप ही स्थिति को संभाल सकती हो। क्या तुम मुझे बचाने आए हो? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अचानक उसकी कमर पकड़ ली। ओह, मेरी छोटी बहन वास्तव में मेरी परवाह करती है न? यो, तुम क्या कर रही हो? सु जिंग रा ने शर्माते हुए चेहरे के साथ इधर उधर देखा और जिया हाओ को दूर धकेलने की कोशिश की। हे भगवान, अगर कोई हमें देख ले तो क्या होगा? सु जिंग रा ने बड़बड़ाते हुए कहा। और तुम मेरे भाई हो, सिर्फ नाम के लिए, ठीक है? जिया हाओ ने उसे जाने दिया और अपनी कक्षा में वापस चला गया। जिया हाओ को अपनी सीट पर आराम से बैठा देखकर लिन मेई हैरान रह गई। अरे, चेंग गुओ क्या कर रहा था? बिल्कुल बेकार कमीना, लिन मेई ने अपने दिल में बड़बड़ाया। लिन मेई? हाँ, लिन मेई ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया जब उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि जिया हाओ था। ठीक है, अगली बार अगर तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही करो। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चेंग गुओ जैसे बेकार के लोगों को भेजना हम दोनों का समय बर्बाद करना होगा। लिन मेई ने जिया हाओ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए अपने होंठ काटे। हालांकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे अभी भी उत्सुक कर रहा था। अध्याय 40। हम थोड़ी ब्लैकमेलिंग करते हैं। लानत है, उसने मेरे सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? लानत है। हालांकि लिन मेई बाहर से शांत देख रही थी, लेकिन वह अंदर से उथल पुथल में थी। अरे मेई, क्या तुम्हें पता है? उसकी एक सहेली ने फुसफुसाते हुए कहा। जिया हाओ के माता पिता कुछ दिन पहले मर गए। दोनों की मौत एक कार दुर्घटना में हुई। क्या तुम सच कह रही हो? ये सुनते ही लिन मेई के हाव भाव बदल गए। मुझे ऐसा लगता है। लिन मेई ने जिया हाओ की तरफ देखा जो बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हालांकि लिन मेई को लगा कि जिया हाओ के प्रति उसका गुस्सा थोड़ा कम हो रहा है। मैं इस कमीने को इस बार जाने दूंगी। अगली बार जब वह मेरे साथ खिलवाड़ करेगा तो मैं देखूंगी। लिन मेई ने मन ही मन खर्राटे लिए। अचानक उसकी नज़र फैंग किंग पर पड़ी, जो कक्षा में डरपोक होकर बैठा था। चूंकि चेंग गुओ और दूसरे लोग उसे धमकाने नहीं आए थे, इसलिए वह शांत दिख रहा था। चलो ऐसा करते हैं। वैसे भी आज का आखिरी पीरियड पी है। लिन मेई मुस्कुराई क्योंकि उसे फैंग किंग के लिए एक कुटिल योजना सूझी। हाँ, फैंग किंग, तुम आखिरकार एक आदमी बन गए हो। लानत है, तुम एक लड़की का अंडरगारमेंट चुराने की हिम्मत कर रहे हो। नहीं दोस्तों, फैंग किंग ने क्लास के सामने जल्दी से कहा और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गुलाबी अंडरवियर को जमीन पर फेंक दिया। ओह, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि यह तुम ही पहनते हो। लिन मेई जोर से हंसी। नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फैंग किंग ने अपने माथे को कस लिया क्योंकि उसे निराशा महसूस हुई। मुझे हमेशा क्यों परेशान किया जाता है? लिन मेई मुझे क्यों परेशान कर रही है? मैंने क्या गलत किया? बाहर में जाओ। सब कुछ कुतिया की गलती है। सब कुछ उसकी गलती है। पीछे मुड़कर फैंग किंग भाग गया और भीड़ को उसके जोकर जैसे कृत्य पर हंसते हुए छोड़ दिया।
हालांकि उनमें से एक ने शांत निगाह से फैंग किंग को देखा। नाम फैंग किंग, उम्र 19, टिप्पणी कमजोर शरीर और कमजोर दिमाग, हमेशा तंग किया जाना, दृढ़ संकल्प की कमी। भविष्य के मोड़, 1 घंटे बाद वह चेंजिंग रूम में लिन मेई को बदलते हुए रिकॉर्ड करने में कामयाब रहा। हे, इस कमीने को वाकई कुछ किस्मत मिली है न? जिया हाओ मुस्कुराया जब उसने फैंग किंग की अपनी ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग करने की जानकारी देखी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जिया हाओ चुपचाप फैंग किंग का पीछा करता रहा। चूंकि अभी भी सुबह थी, चेंजिंग रूम में लगभग कोई नहीं था, और यहीं पर फैंग किंग ने अपना फोन छिपाने के लिए एक गुप्त स्थान पाया। हे, इस ऐप से मैं सीसीटीवी कैमरे की तरह सब कुछ देख सकता हूँ। फैंग किंग ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली और दूसरा छोटा फोन निकाला। तुम कमबख्त कुतिया, मैं आज अपना बदला लूंगा। हालांकि यह एक क्लासिक परिदृश्य बन गया जिसमें एक मिंटिस सिकारा का पीछा कर रहा था, जो उसके पीछे ओरियोल से अनजान था। बुरा नहीं फैंग किंग, बिल्कुल भी बुरा नहीं। तुमने आखिरकार अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम मुझसे मिले। जिया हाओ मुस्कुराया क्योंकि उसने फैंग किंग को चेंजिंग रूम में अपना फोन लगाते हुए रिकॉर्ड किया। लिन मेई का शरीर ठंडा हो गया जब उसे एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला। संदेश में एक वीडियो संलग्न था जिसमें वह नग्न थी और एक तौलिया से अपने शरीर को साफ कर रही थी। किसने इस वीडियो को शूट किया हो? वे लड़की के चेंजिंग रूम के बारे में कैसे सोच सकते हैं? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने मुझे निजी तौर पर मिलने के लिए कहा। लानत है, मैं फंस गया हूँ। मैं नहीं जाने दे सकता। नहीं, मुझे देखना है कि कौन सा कमीना ये सब कर रहा है। लिन मेई स्कूल के पास एक सुनसान जगह पर जा रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी शख्सियत दिखाई दी। जिया हाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन मेई जिया हाओ को देखकर चौंक गई। अरे कमीने, क्या ये सब तुम ही कर रहे हो? तुम्हें वह वीडियो डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो तुम मेरे पिता को जानते हो, है न? वह तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है लिन मेई, सबसे पहले चुप रहो। जिया हाओ लिन मेई की ओर चली गई और वह शांत स्वर में बोला, कुछ भी बकने से पहले ये देखो। लिन मेई की आंखें स्क्रीन पर केंद्रित हो गईं और वह अवाक हो गई। वीडियो में ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि फैंग किंग अपना फोन चेंजिंग रूम में रख रहा है। वह कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका शरीर कांप उठा। मैं उसे चीर दूंगी। रुको, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे वीडियो मिल गया है? लिन मेई ने कुछ सोचते हुए पूछा। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए फोन निकाला, क्योंकि फैंग किंग को उसका फोन वापस मिलने से पहले ही मैंने उसे ले लिया। क्या उसे वीडियो नहीं मिला? लिन मेई ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह एक सख्त गुड़िया में बदल गई। क्या इसका मतलब यह नहीं है? हाँ, जिया हाओ की मुस्कान चौड़ी हो गई। वीडियो अब मेरे पास है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन मेई की अभिव्यक्ति जो एक पल पहले शांत हो गई थी, एक बार फिर से ठंडी हो गई। अहम जिया हाओ, सबसे पहले फैंग किंग का फोन चुराने के लिए धन्यवाद। आपने वास्तव में मुझे शर्मिंदगी से बचाया। अब आप वह फोन मुझे क्यों नहीं देते? लिन मेई ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अपनी घबराहट को शांति से छिपाने की कोशिश करते हुए। तुम्हें ये फोन चाहिए? ये लो। जिया हाओ ने सिर हिलाया और फोन लिन मेई को दे दिया। रुको, वीडियो के बारे में क्या? तुम्हारे पास भी एक कॉपी है न? तुम मजाकिया हो लिन मेई। जिया हाओ ने अपनी उंगलियां चटकाईं। तुम्हें फोन चाहिए था, मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम वीडियो मांग रहे हो? मैंने पहले ही इसकी कई कॉपी बना ली हैं। ठीक है, कितना? लिन मेई ने अपने गुस्से और शर्म को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। तुम्हें वीडियो के लिए कितना चाहिए? 50,000। मैं तुम्हें अभी 50,000 युआन दे सकती हूँ। जिया हाओ सिर्फ तभी मुस्कुराई जब लिन मेई ने बातचीत शुरू की। क्या काफी नहीं? फिर 100,000 युआन। क्या 100,000 भी आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? लिन मेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। 200,000। मैं आपको दे सकता हूँ। ... उद्धरण चिन्ह। बस इतना ही काफी है। जिया हाओ ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखी, उसे चुप कराते हुए। तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है? तो तुम आखिर क्या चाहते हो? लिन मेई ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हे, ठीक है, इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं... तुम अपनी स्थिति पर विचार क्यों नहीं करती, मिस लिन?
जिया हाओ धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। उसकी शैतानी मुस्कान ने लिन मेई को और भी आशंकित कर दिया। क्या तुमने कभी सोचा है, स्कूल में बदमाशी की रानी जो हमेशा ऊंची और शक्तिशाली होने का दिखावा करती है, इस स्थिति में गिर जाएगी? मैं इसे क्या कहूँ? कर्म। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस काय को तुम हर दिन धमकाते हो, वह तुम्हारा वीडियो फिल्माएगा? या मैं, जिसे तुमने चेंग गुआंग और उसके गुंडों को सबक सिखाने के लिए भेजा था? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, ये सिर्फ तुम्हारे द्वारा अब तक किए गए पापों का संचय है। अगर तुम्हारा रवैया थोड़ा भी बेहतर होता तो तुम इस स्थिति में नहीं पड़ती। लिन मेई का दिल धड़क रहा था क्योंकि वह जिया हाओ से दूर जा रही थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पीछे एक दीवार है जिससे वह कहीं नहीं जा सकती। अचानक उसका दिल धड़क उठा जब जिया हाओ ने अपनी हथेलियां दीवार पर रखीं और लिन मेई को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब तुम्हें क्या लगता है, लिन मेई? क्या तुम्हें अभी भी दोषी महसूस हो रहा है? लिन मेई को लगा कि जिया हाओ की आवाज़ वाकई रहस्यमयी थी, मानो वह उसके दिल में गहरी भावनाओं को जगा रही हो। जिया हाओ ने चुपचाप अपनी इच्छा के बीज को उत्तेजित किया और लिन मेई के मूड को बिगाड़ने के लिए थोड़ी सी शक्ति निकाली, जिससे उसे अपराधबोध, शर्म और शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम कमीने, तुम एक असली कमीने हो। लिन मेई ने गुस्से से जिया हाओ को देखा, उसकी आंखों में आंसू की बूंदें चमक रही थीं। तुम्हें बस मेरा शरीर चाहिए, है न? तुम बहुत गंदे कमीने हो। ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। आखिरकार, तुम बहुत सुंदर हो। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उसके चेहरे पर फिराई। हे या, प्रिय साथी दाओवादी, ये तुम्हारा गरीब विनम्र विद्वान है। इसलिए, ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे अध्याय की कीमत कम करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं बस ऐसा नहीं कर सकता। अध्याय की कीमत WN द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए हर 100 शब्दों के लिए एक सिक्का। 1500 शब्द अध्याय के लिए 15 सिक्के। हालांकि, अगर मुझे बेहतर परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो मुझे 30 दिनों के लिए हर दिन 1500 शब्दों का अध्याय लिखने और पोस्ट करने का लक्ष्य पूरा करना होगा, जो मैं इस महीने विफल रहा और कुछ पैसे खो दिए। चिंता मत करो, अध्याय की कीमत 4 महीने बाद कम हो जाएगी क्योंकि मैं अब लक्ष्य भरने का प्रयास नहीं करूंगा। हालांकि, तब तक। अध्याय 41 नौकरानी प्रेमिका लिन मेई। हालांकि, अगर मैं तुम्हें इस तरह से मजबूर करूं तो यह अच्छा नहीं होगा, है ना? जिया हाओ ने अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। फिर, तुम्हें पता है क्या? मैंने हाल ही में एक नया शो देखा। जिया हाओ ने चंचलता से उत्तर दिया। मुख्य पात्र को मूल रूप से एक नौकरानी प्रेमिका मिली है। मुझे आश्चर्य है कि एक होने पर कैसा लगता है। क्या? लिन मेई चौंक गई जब उसने जिया हाओ को सुना। कमीने, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बनूं? गुलाम नहीं। गुलामी पर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था और तुम इतने काले दिल वाले नहीं हो कि मैं तुम्हें एक नीच गुलाम बना दूं। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। हम इसे ऐसे ही क्यों न कहें? मेरी आज्ञाकारी प्रेमिका बनो। लिन मेई जिया हाओ की शरारती मुस्कान देखकर अवाक रह गई। वह उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारना चाहती थी और उसके कुछ दांत तोड़ देना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह लिन मेई के सामने असहाय थी। कमीने, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। यह मैं तय करूंगा, लिन मेई। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसे दीवार पर दबाया। ठीक है, कुछ नियम हैं जो मैं स्थापित करूंगा। मैं तुम्हारी बदमाशी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन इसे थोड़ा नियंत्रित रखूंगा। दूसरा, चाहे कुछ भी हो, मेरी बात मानो। जिया हाओ ने लिन मेई की ओर देखा और उसने उससे गहरी आवाज में पूछा। लेकिन बेशक, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ अपमानजनक करने के लिए नहीं कहूंगा, जब तक तुम सहमत नहीं हो। हे। तो, क्या तुम सहमत हो? जिया हाओ ने एक लोमड़ी की तरह मुस्कुराया जो बाघ से जीत गई। या, मैं इंटरनेट पर वीडियो स्ट्रीम करूंगी। मैं सहमत हूँ। लिन मेई ने अपने होठों को काटा और जिया हाओ को घृणा भरी आंखों से देखा। ठीक है तो, सहयोग की शुभकामनाएं, मिस लिन मेई। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए आगे झुकते हुए उसके गालों पर हल्का सा चुंबन दिया। क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के गाल पर किस नहीं कर सकता? अब तुम जाने के लिए आज़ाद हो। लिन मेई ने अपनी मुट्ठी बंद की और अपना बैग उठाया और बिल्डिंग के पीछे से बाहर निकल गई। लिन मेई, क्या है? लिन मेई ने पलटकर जिया हाओ को घृणा भरी नजरों से देखा। सफेद रंग तुम पर बहुत जचता है। जिया हाओ ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। क्या? सफेद? लिन मेई ने अपने बालों के रिबन को छुआ।
क्या वह अंधा है? ये लाल रंग है। अचानक उसका शरीर जम गया और उसने नीचे देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बेशक जिया हाओ अपने रिबन के बारे में नहीं, बल्कि अपनी पेंटी के बारे में बात कर रही थी। कमीने, बेशर्म, बिगड़ल, लिन मेई ने गाली दी और उसकी आंखें नम हो गईं। बिना कुछ कहे वह सीधे घर भाग गई। इस बीच जिया हाओ खड़ी थी और उसने सू जिंग रा को वापस आते देखा। तुम जल्दी आ गए। सू जिंग रा ने जिया हाओ की तरफ देखा। बेशक मैंने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। तारानकन सूंघो, सूंघो। तारानकन अचानक जिया हाओ ने एक कदम पीछे हटते हुए देखा कि सू जिंगर का चेहरा उसके करीब आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर यह कैसी गंध है? लड़की जैसी लग रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? जिया हाओ ये सुनकर अवाक रह गया। अरे, क्या जिंगर कुत्ते के साल में पैदा हुई है? उसकी नाक इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्या हुआ? सू जिंगर ने जिया हाओ को घूरते हुए देखा। तुम अपने पहले दिन स्कूल में गड़बड़ कर रही हो, है ना? क्या तुम अपने ओनी चान से ऐसे ही बात करती हो? बाहर में जाओ। तुम उसे यहाँ लाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? सू जिंगर ने जिया हाओ के मुंह को ढांकते हुए भयंकर रूप से शर्माया। वह यहाँ इस तरह कैसे बात कर सकता है? उफ, जिया हाओ। जब दूसरे छात्रों ने उन्हें अजीब नज़र से देखा तो सू जिंगर और भी शर्मा गई। हालांकि जिया हाओ ने उसे देखकर केवल हंसी उड़ाई। जल्द ही अंकल हे अपनी कार में आए और जिया हाओ और सू जिंगर को उठाया। हाओ, वह महिला तुम्हें ऐसे क्यों देख रही है? जिया हाओ ने महसूस किया कि सू जिंगर खींच रही है और उसने कार की खिड़की से बाहर इशारा किया। जिया हाओ ने बाहर देखा और एक जोड़ी गुस्से से भरी आंखें और फूले हुए गाल देखे। शाम के 6:13। वह कोई और नहीं बल्कि लिन मेई थी। कार के अंदर जिया हाओ की ओर एक घृणित नज़र डालते हुए उसने एक सफ़ेद BMW का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। वह तुम्हें ऐसे क्यों देख रही थी? सू जिंगर उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुमने उसे धमकाया? क्या मैं उसे कैसे धमका सकता हूँ? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। तुम लिन मेई को जानते हो, है ना? हाँ, सुंदर कुतिया, सू जिंगर ने हंसते हुए कहा। हालांकि मैं ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता। उसकी आंखों में एक अजीब सी नाराजगी है, जैसे कि उसके साथ अन्याय हुआ हो। आखिर किसकी परवाह है? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। अंकल हे, चलो चलते हैं। ठीक है हाओ। कार चल पड़ी। जैसे ही सू जिंगर ने खेलने के लिए अपना फोन निकाला, जिया हाओ ने खिड़की से बाहर देखा, क्योंकि उसके दिमाग में कई बातें चल रही थीं। चूंकि मैंने लिन मेई को सुरक्षित कर लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी कुछ योजनाओं के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। किसी भी गेम सिस्टम के बिना मैं केवल अपनी याददाश्त और ऋषि की दिव्य आंखों पर भरोसा कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे मियाँ गांव के पास प्लॉट खरीदना होगा, क्योंकि आधे महीने बाद सरकार यह घोषणा करने जा रही है कि वे एक फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं और ज़मीन मालिकों को मुआवजा देंगे। मुझे ये पता है क्योंकि यह किसी दूसरे किरदार की साइड स्टोरी थी। अगर मैं पैसे लगाऊं तो मैं कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न पा सकता हूँ। जब जिया हाओ योजना बना रहा था तो उसने अपनी नज़रें सू जिंग रा पर घुमाई। नाम सू जिंग रा, उम्र 19। टिप्पणी, एक लड़की जिसका शरीर बहुत ही एथलेटिक है, एक प्राकृतिक शरीर जो बहुत ताकत और इच्छाशक्ति से संपन्न है। सू परिवार की दूसरी बेटी। हाल ही का भविष्य बिंदु। 5 घंटे बाद अज्ञात लोगों के एक समूह ने वेलवेट बेकरी में उसका अपहरण कर लिया। जिया हाओ के हाव भाव बदल गए जब उसने हाल ही का भविष्य बिंदु देखा। अरे, यह क्या बकवास है? उसका अपहरण क्यों होगा? जिया हाओ समझ नहीं पाया। उसने सू जिंग रा को पहले भी देखा था और उसके पास ऐसी कोई प्लॉटलाइन नहीं थी। हालांकि अब भविष्य में होने वाले बदलावों ने जिया हाओ को चिंतित कर दिया। ये कौन हो सकता है? सू जिंग रा को कौन निशाना बना सकता है? लिन मेई? नहीं, वह नहीं करेगी। स्कूल में दूसरे, कम संभावना है। तो फिर यह कौन हो सकता है? रुको, क्या ये हो सकता है? जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने एक संभावना के बारे में सोचा। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि सू योकिंग की ज़ैड नीलामी से भाग जाने के बाद तुम स्थिर नहीं रह सकते, है न? शाम 8 बजे। हाँ, यह क्या हुआ? जिंग रा। सू लान ने सू जिंग रा को देखा और पूछा। ओह, कुछ नहीं, बहन लान। सू जिंग रा बोली। मेरी एक दोस्त दूसरे शहर से आई है और मुझसे मिलना चाहती है। वह मुझे वेलवेट बेकरी में आने के लिए कह रही है। वेलवेट बेकरी, है न?
सू लान ने एक पल के लिए सोचा। हालांकि यह पास है, थोड़ी देर हो गई है न? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया हाओ आगे बढ़ी। मैं सू जिंग र के साथ जाऊंगी। 42 अपहरण को विफल करना। एह, तुम मेरे साथ आना चाहती हो? सू जिंग रा ने जिया हाओ की तरफ देखा। तुम कब से इतनी विचारशील हो गई हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। मैंने सोचा क्यों न वेलवेट बेकरी से कुछ ताज़ा खाया जाए। ठीक है, जिया हाओ जो कह रही है वो गलत नहीं है। सू यून की रसोई से बाहर आए और उसने सू जिंग र को देखा। जिंग र, बहुत देर हो चुकी है, इसलिए बेहतर है कि जिया हाओ तुम्हारे साथ जाए। हे, क्या तुम्हें गुंडों की चिंता है? सू जिंग रा ने सू युनकी को अपनी मुट्ठी दिखाई। मुझे लगता है कि उन्हें मुझसे डरना चाहिए। जो भी हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि अंकल आज घर से जल्दी निकल गए हैं, इसलिए वे तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे। सू युनकी बोली, इसलिए तुम सिर्फ दुकान तक पैदल जा सकती हो। शुक्र है, दुकान काफी नजदीक है। ठीक है, जैसा तुम कहती हो माँ। सू जिंगर ने तैयार होते हुए सिर हिलाया। उठो, आलसी, तुम मेरे साथ चलने वाले हो, है न? पीछे मत रहना। जिया हाओ ने ये सुनकर अपनी आंखें घुमाई। हालांकि वह अभी भी आगामी अपहरण के बारे में थोड़ा चिंतित था। कोई बात नहीं, अब मेरे पास आम लोगों से ज्यादा ताकत है। हम देखते हैं कि ये अपहरणकर्ता जिंग र को कैसे ले जाने की हिम्मत करते हैं। जिया हाओ ने टोपी पहनी और सू जिंग र के साथ बाहर निकल गया। मुझे लगा कि तुम अपने कमरे में ही छिपे रहोगे। सू जिंग रा ने जिया हाओ की तरफ देखा। यह अच्छा है कि तुम मिलनसार हो रहे हो। अच्छा, तारीफ के लिए शुक्रिया। जिया हाओ मुस्कुराया। वास्तव में तुम्हारा वह दोस्त कौन है? तुम उसे जानते हो? सू जिंगर हल्के से हंसा। याद है 3 साल पहले मैं अपने एक दोस्त को तुम्हारे घर खेलने के लिए लाया था। ओह, क्या तुम उस मंद आंखों वाली लड़की के बारे में बात कर रहे हो? जिया हाओ ने अपनी यादों का इस्तेमाल किया क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा था। लानत है, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि उसे मंद आंखों वाला न कहो। सू जिंगर ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम चेन चेन के सामने इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते? चेन चेन। जिया हाओ ने उसका नाम सुनते ही अपनी भौहें ऊपर उठाई। चेन चेन कौन है? इस शरीर की याददाश्त का इस्तेमाल करते हुए भी मैं उसका चेहरा याद नहीं कर पा रहा हूँ। चूंकि उनकी गति बहुत तेज थी, जिया हाओ और सू जिंगर वेलवेट बेकरी पहुंचे। तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ा घूमूंगा। जिया हाओ ने बेकरी के दरवाजे के सामने रुकते हुए कहा। हाँ, तुम अंदर नहीं आ रहे हो? सू जिंग रा ने जिया हाओ की तरफ देखा। तुम्हें पता है, यहाँ ब्लूबेरी पेस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं बाद में आऊँगा, मुझे यहाँ कुछ ढूंढना है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए मुड़कर दूसरी दुकान की तरफ रुख किया। अजीब, सू जिंग रा ने बेकरी के अंदर जाते हुए बड़बड़ाया। इस बीच जिया हाओ संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। समय की गणना करते हुए अपहरणकर्ताओं को आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिंग रा आधे घंटे के बाद बाहर आ जाएगा और फिर अपहरणकर्ता उसे ले जाएंगे। हे, लेकिन मेरे ऋषि की दिव्य आंखों से वे कैसे बच सकते हैं? जिया हाओ की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि वह एक दुकान के पास खड़ा था और संदिग्धों की तलाश कर रहा था। जल्द ही उसने देखा कि एक छोटी काली वैन एक गली के पास खड़ी थी और कुछ मांसल दिखने वाले लोग उसमें से निकल रहे थे। अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग करते हुए जिया हाओ उनकी स्थिति देख सकता था। अपहरणकर्ता। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी इच्छा के बीज के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक भावनाओं की भारी मात्रा को भी देख सकता था, जैसे कि काली आभा। हे, कितना बढ़िया, यह मुफ्त एक्सपी रहा है। ठीक आधे घंटे के बाद सू जिंग रा एक छोटा पार्सल पकड़े हुए बाहर चली गई। हालांकि जब वह जिया हाओ की तलाश कर रही थी तो अचानक उसे पुरुषों के एक समूह ने घेर लिया। क्या तुम सू जिंग रा हो? सू युनकी की बेटी? पुरुषों में से एक ने पूछा। तुम कौन हो? सू जिंग रा को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। लानत है, मुझे जाने दो। हे, हमने उसे पा लिया है। जल्दी करो और उसे पकड़ो। अचानक 2 पुरुषों ने सू जिंग रा को पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचने की कोशिश की। हालांकि सू जिंग रा ने संघर्ष किया और उसने अपने पैर उठाए, उनमें से एक के घुटने पर लात मारी। आह, ये कुतिया, लानत है, जल्दी करो और उसे क्लोरोफॉर्म दो। सू जिंगर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि एक व्यक्ति स्प्रे जैसी कोई चीज निकाल रहा है।
हालांकि उस पल, वाह तुम लोग वाकई बहुत उत्सुक हो, है न? बम तारांकन। अचानक उस आदमी के हाथ पर एक लात लगी, जिससे बोतल दूर जा गिरी। आह! उस आदमी ने अपनी बांह पकड़ी और एक दर्दनाक चीख निकाली। सू जिंगर भी चौंक गई जब उसने देखा कि अभी अभी उसे किसने बचाया है। वह कोई और नहीं बल्कि जिया हाओ था। अच्छा, मैं अभी अभी तुम्हारी माँ को चोट कर वापस आया हूँ। जिया हाओ ने उसे बीच वाली उंगली दिखाई और उसने उसी तरह एक और मुक्का मारा। अपने स्वर्णिम अर्हत वज्र शरीर कला की ताकत का उपयोग करते हुए जिया हाओ ने लगभग एक आदमी का चेहरा कुचल दिया। साले, मर जा! अपने साथियों को पिता देख नेता जैसा दिखने वाला व्यक्ति गुस्से में आ गया और उसने चाकू निकाल लिया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सू जिंगर ने आगे बढ़कर नेता की कलाई पर हाथ से वार किया, जिससे उसका चाकू दूर जा गिरा। कमीने, नरक में जाओ! तारांकन धमाका। तारांकन। अपने पैर उठाते हुए सू जिंगर ने उस व्यक्ति की कमर पर लात मारी। वाह! हमें एक कॉल मिली कि कुछ संदिग्ध लोग यहाँ घूम रहे हैं, अपहरण की साजिश रच रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सही समय पर पहुंचे हैं। क्या किसी ने तुम्हें बुलाया है? ये सुनकर सू जिंगर हैरान रह गई। वैसे भी कोई मेरा अपहरण क्यों करना चाहता है? ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, हम उनका ख्याल रखेंगे। पुलिसकर्मी बोला। हे, देखो वे मुझे कितनी मीठी नफरत और गुस्सा दे रहे हैं। जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली क्योंकि वह देख सकता था कि उसकी इच्छाओं के बीज ने लाल और काले रंग के घूमते हुए सार को खा लिया है। अपहरणकर्ता की घृणा और पीड़ा भरी निगाहों ने जिया हाओ को खुशी से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। उसने ही पहले पुलिस को बुलाया था। उसने समय का अनुमान लगाया और पुलिस ठीक समय पर पहुंच गई। उसने बदमाशों को कार्रवाई करते देखा। जिंगर, क्या तुम ठीक हो? अचानक एक लड़की भीड़ को पार करके आगे बढ़ी और सू जिंगर की बांह पकड़ ली। उसे चिंता से देखा। चैन, मैं ठीक हूँ। सू जिंगर ने लड़की की ओर देखते हुए सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ ज्यादा समय तक रुकना चाहिए। जिया हाओ ने देखा सू जिंगर। चलो घर वापस चलते हैं। हाओ, जिया हाओ। हाँ, जिया हाओ ने आखिरकार लड़की की मौजूदगी को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये चेहरा, यह आकृति, वह है चू युनली। जिया हाओ ने हकलाती आवाज में जवाब दिया। हाँ, हाओ, तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है? चू युलिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि ये महल बात करने के लिए अच्छा नहीं है। जिंगर, हाओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। चू युनली ने उन दोनों को देखा। अपनी कार में बैठते हुए चू युनली ने अपने ड्राइवर से उन्हें सू फैमिली मैनर पर छोड़ने के लिए कहा। बाहर में जाओ। ये लोग कौन हैं? वे मुझे क्यों अगवा करना चाहते हैं? सू जिंगर ने अपने नाखून काटे क्योंकि वह खुद को कोसने से नहीं रोक पाए। कोई चिंता नहीं, चून की पुलिस ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया है, इसलिए मास्टरमाइंड का खुलासा होने में बस कुछ ही समय बाकी है। अध्याय 43 स्पॉट का नया कार्य। चू युनली ने सू जिंगर को देखा और उसे शांत किया। लेकिन हाओ, तुम सच में शक्तिशाली हो गई हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत दुबली पतली थी। तुम भी बहुत बदल गई हो, बहन युनली। जिया हाओ ने चू युनली को देखा। तुम सालों पहले जैसी बेजान आंखों वाली लड़की की तरह नहीं दिख रही हो। उसने कहा। आहा, क्या ऐसा है? चू युनली मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पर अच्छी चमक थी, है न? तो क्या तुम्हारे पिता अभी भी सिटी पुलिस ब्यूरो के प्रमुख हैं? वास्तव में नहीं, उन्हें पदोन्नति मिली और वे एजोर प्रांत के आपराधिक जांच विभाग के प्रमुख बन गए। जैसा कि उम्मीद थी, यह अभी भी वैसा ही है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए चू युनली को देखा, लेकिन उसका दिमाग बहुत सारे विचारों से भरा हुआ था। जिया हाओ को उसकी याद आ गई क्योंकि वह भी अर्बन फैंटेसी की एक बहुत लोकप्रिय पात्र थी। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक नायिका थी, लेकिन वह सबसे जहरीली खलनायकों में से एक थी। मुझे नहीं पता था कि सू जिंगर और चू युनली दोस्त थे। नहीं, बात यह है कि चू युनली को इतना छोटा नहीं होना चाहिए। बहन चू, आप इस साल 18 साल की होने वाली हैं, है न? जिया हाओ ने अचानक पूछा। हाँ, मेरा जन्मदिन बस 2 महीने दूर है। चू युनली मुस्कुराया। क्यों, क्या भाई हाओ मुझे कोई उपहार देना चाहते हैं? हे, कौन जानता है, शायद। जिया हाओ ने मजाक में जवाब दिया। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, ये किशोर चू युनली है, वयस्क जहरीली चू युनली नहीं। अगर उसका 18वां जन्मदिन सिर्फ 2 महीने दूर है तो इसका मतलब है
दिलचस्प है, देखते हैं कि यह कैसे होता है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, यूनली? जिया हाओ ने पूछा। ठीक है, पिताजी अपने काम में बहुत व्यस्त हैं और जिस जगह हम अभी रह रहे हैं वह शहर से थोड़ी दूर है। हालांकि उनके एक दोस्त ने उनसे संपर्क किया और हमने एक छोटा सा विला खरीदा, इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। हे, अब हम साथ में बाहर जा सकते हैं। मुझे वाकई खुशी है कि तुम यहाँ आ रही हो। सू जिंगर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हें पता है, हम पुराने दिनों की तरह मसालेदार टोफू नूडल्स खाने जा सकते हैं। हे भगवान, तुम सही हो। मैं तुम्हें मसालेदार नूडल्स खाने के लिए जरूर अपने साथ चलने के लिए कहूँगा। मिस, हम पहुँच गए हैं, ड्राइवर ने सू फैमिली मैनर के सामने रुकते हुए कहा। ठीक है जिंगर, उन कमीनों की चिंता मत करो, चू यूनली ने गाल फुलाकर कहा। मैं अपने पिता से उनसे जवाब जानने के लिए कहूंगी। धन्यवाद चेन चैन, अलविदा और सुरक्षित यात्रा करो, सू जिंगर बोली। जब तुम ईस्टर्न सी सिटी चले जाओ तो मुझे फिर से कॉल करो, मैं यहाँ तुम्हें बसाने में मदद करने आऊंगी। क्या तुमने क्या कहा? सू लान और सू युनकी ने जो कुछ हुआ उसे सुनकर घबरा गए। लानत है, वे कमीने कौन हैं? तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? सू लान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। माँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। शांत हो जाओ लान, बैठ जाओ। सू युनकी ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। कुछ गहरी सांसें लेते हुए सू युनकी ने खुद को शांत किया। जो हुआ सो हुआ, हमें खुश होना चाहिए कि जिंगर सुरक्षित है। साथ ही धन्यवाद जिया हाओ, तुमने इस बार जिंगर की बहुत मदद की। मेरे पास आओ प्रिय। जिया हाओ सू युनकी के पास चली गई और उसने उसे कसकर गले लगाया, उसके बालों को प्यार से सहलाया। धन्यवाद हाओ, तुम एक मजबूत आदमी हो, अपने पिता की तरह। अगर तुम्हारे माता पिता जीवित होते तो उन्हें बहुत गर्व होता। लेकिन चिंता मत करो हाओ, उसने धीरे से जिया हाओ के माथे को चूमा। भले ही तुम्हारी माँ यहाँ न हो, मैं यहाँ हूँ, है न? तुम मेरे अपने बेटे की तरह हो। धन्यवाद चाची। जिया हाओ ने उसका आलिंगन स्वीकार कर लिया क्योंकि वह जानता था कि उसकी भावनाएं सच्ची थीं। मम्मा, बुरा नहीं है, लेकिन अभी मेरा लिंग बहुत उत्तेजित हो रहा है। उफ, मुझे इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। मुस्कुराहट बनाए रखते हुए उसकी भौहें तन गईं। कुछ सेकंड के बाद वह एक कदम पीछे हटा और सू युनकी की ओर देखा। सू जिंगर के दोस्त चू यूनली के पिता आपराधिक जांच विभाग के प्रांतीय प्रमुख हैं, इसलिए चिंता मत करो। हालांकि बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपहरणकर्ताओं से ज्यादा जानकारी मिलेगी। जिया हाओ ने उनकी ओर देखा और बोला। आंटी सू, मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दुश्मनी रखता है। क्या मुझसे दुश्मनी रखता है? सू युनकी हैरान थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता माँ? सू लान ने बीच में कहा। क्या तुम भूल रही हो कि तुम एक सफल व्यवसाय हो? तुमसे बहुत से लोग नफरत करते हैं, तो वे इस अपहरण की साजिश क्यों नहीं रच पाए? ये संभव हो सकता है। सू युनकी ने आह भरी। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे कौन है? चिंता मत करो चाची, जिया हाओ मुस्कुराए। जिसने ये साजिश रची है वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। वैसे भी मैं तो डैम हूँ, भूख लगी है। जिंगर, तुमने ब्लूबेरी पेस्ट्री खरीदी है न? या तुमने उन्हें गिरा दिया? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। माँ, चलो खाना खाते हैं। हे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सू युनकी मुस्कुराए और पलटकर रसोई में चली गई।